सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सीए फाइनल ऑडिटिंग को कैसे हम लोग 1.5 डेज में रिवाइज कर सकें। राइट जो एग्जाम से पहले 1.5 डेज का समय अपने को मिलेगा, जो एग्जाम से पहले अपने को 1.5 डेज का टाइम मिलेगा, उसके अंदर हम लोग किस तरीके से अपने ऑडिट को प्लान कर सकें, किस तरीके से ऑडिट को रिवाइज कर सकें। राइट सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं यार, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो दिस शेड्यूल। जनरली मैं एडवाइस करता हूं कि बच्चे खुद अपना शेड्यूल बनाएं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से अपने पेपर को रिवाइज करें। दैट इज व्हाट आई एडवाइस। लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज एक शेड्यूल दे दीजिए सो दैट हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाए एंड थिंक दैट वी कैन मॉडिफाई आवर शेड्यूल। सो आप ये समझो कि ये जो शेड्यूल है आपके लिए कोई प्रॉपर एक प्रमाण पत्र नहीं है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। हर स्टूडेंट के अपने अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, हर स्टूडेंट के अपने अपने वीकनेसेस होते हैं। ये जो शेड्यूल है ये ओवरऑल एक सीए स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बट हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक ज्यादा वीक हो, आपका कोई टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर सकते हो। राइट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया प्रोफेशनल एथिक्स 3 घंटे, तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का प्रोफेशनल एथिक्स पहले से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और एग्जाम में उस बंदे का, उस स्टूडेंट को 1 घंटे से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। मे बी ही कैन ब्राउज थ्रू वेरी फास्ट। ऑन द अदर हैंड ही हैज टू गिव मोर टाइम टू सर्टेन अदर टॉपिक्स, तो अकॉर्डिंगली यू कैन कस्टमाइज योर शेड्यूल। दिस इज जस्ट फॉर योर रेडी रेफरेंस कि ओके दिस इज ए सिस्टमैटिक शेड्यूल दैट यू कैन फॉलो बिफोर योर एग्जामिनेशंस। राइट तो अब देखिएगा कुछ 1-2 क्लैरिफिकेशंस मेरी तरफ से बिफोर स्टार्टिंग विद दिस शेड्यूल। जो एमसीक्यूज हैं, जो इंटीग्रेटेड केस लॉज हैं, उसकी जो प्रैक्टिस आपको करनी है सर, आपको पहले से रख के करनी है। आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप 1.5 डेज के अंदर एमसीक्यूज या इंटीग्रेटेड केस लॉज की प्रैक्टिस कर लो। दैट विल नॉट बी पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पार्ट है वो भी आपको पहले से करके रखना है। आपको करना क्या, देखो यार, जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पार्ट है, जो भी इंटीग्रेटेड केस लॉस का पार्ट है, जो भी आईसीआई ने क्वेश्चंस पूछ रखा है या जो भी आईसीआई ने एमटीपी आरटीपी में दे रखा है, उतनी ही प्रैक्टिस करो, ज्यादा मत करो। और अभी जब क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो आपको जिन जिन पॉइंट्स में तकलीफ आ रही है कि आपको लग रहा है कि यार एग्जाम से पहले अगर ये मैंने नहीं देखा तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम से पहले अगर मैंने ये नहीं देखा तो मुझसे गलती हो जाएगी, आप सिर्फ उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। तो क्या होगा कि एग्जाम से पहले जो 1.5 डेज का समय होगा, आप सिर्फ जब भी कोई चैप्टर करोगे तो आप उन पॉइंट्स को साथ में रेफर कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन फाइल तो साथ में रेफर कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड। एंड अदर थिंग, जब हम कहते हैं 1.5 डेज में रिवीजन करना है, पूरे सिलेबस को कवर अप करना है, आपको एक चीज समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा कि अगर आप सोचोगे कि सर मैं वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करूंगा, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग ऑफ द टॉपिक, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, दैट विल बी इम्पॉसिबल। एग्जाम से पहले 1.5 डेज का जो टाइम है वो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग के लिए नहीं होता है, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग के लिए बिल्कुल नहीं होता है, वो चीज संभव नहीं है, कोशिश भी ना करें। दैट इज बेसिकली क्या करना चाहिए आपको, रिकॉलिंग टेक्निक यूज करनी है, मेमोरी टेक्निक यूज करनी है। हर चैप्टर में कोशिश करें कि पहले मेरा वॉइस क्लिप सुन ले, तो वॉइस क्लिप से क्या हो जाएगा कि एक पूरा फेयर आइडिया मिल जाएगा आपको कम टाइम में, या फिर उस टॉपिक का रिवीजन वीडियो अवेलेबल है तो देख ले। उसके बाद आपको रिकॉलिंग टेक्निक यूज करनी है। फॉर एग्जांपल कंपनी ऑडिट है, सेक्शन 139 टू 148 का चैप्टर है, तो रिकॉल करो यार सेक्शन 139 में क्या था। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स था, रोटेशन था, कैजुअल वैकेंसी था। आपने हेडिंग देखा, सपोज रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, हेडिंग देखकर ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड रीड करना चालू कर दिया पेन पेंसिल लेकर, हाँ भैया एज पर सेक्शन 139 द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन इज एप्लीकेबल टू, नो। आप फिर रिकॉल करो रोटेशन का कॉन्सेप्ट कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल था, रोटेशन का टर्म क्या था, रोटेशन के रेस्ट्रिक्शंस क्या थे। अब आप रिकॉल कर पा रहे हो कि यार टर्म तो मुझे याद आ रहा है यार, 1 टर्म 5 years, 2 टर्म 10 years, 3 years कूलिंग ऑफ 5 years कूलिंग ऑफ पीरियड याद है मेरे को, रेस्ट्रिक्शन भी याद आ रहा है कि हाँ भैया ठीक है रेस्ट्रिक्शन में क्या था। मान लो एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है पेड अप शेयर कैपिटल के लिमिट में, तो सिर्फ अपने को उस चीज को रेफर करना है। सिमिलरली आप अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स पढ़ रहे हो, आप याद कर पा रहे हो कि फर्स्ट ऑडिटर्स को किसने अपॉइंट किया था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को किसने अपॉइंट किया था, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स को किसने अपॉइंट किया था। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आपको वहां समय लगाने की जरूरत नहीं है। आप जिस पॉइंट को रिकॉल नहीं कर पा रहे होगे आपको वहां पे समय लगाना है, आपको वहां पे टाइम लगाना है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो दैट इज द टेक्निक यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। तो अगर आप उस टेक्निक के साथ 1.5 डेज रिवीजन प्लान करोगे, अपने कोई भी रिवीजन को प्लान करोगे, बहुत आसानी से होगा। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग नहीं करना, एवरी पेज विल नॉट टेक इक्वल टाइम। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स याद है किसने करा, फर्स्ट ऑडिटर्स का याद आ रहा है किसने करा, सब्सिक्वेंट का याद आ रहा है किसने करा। टाइम मत लगाओ भाई उसमें, रोटेशन के लिमिट्स याद नहीं आ रही उसमें टाइम लगाओ, उसको लिख कर प्रैक्टिस करो, उसमें टाइम लगाओ।
तो अकॉर्डिंगली दैट इज द आइडियल मेथडोलॉजी टू रिवाइज। जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं अभी से मार्क्ड होने चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क्ड होना चाहिए, जिसमें आपको परेशानी आ रही है आप वही चीज एग्जाम से पहले देख पाओगे चैप्टर के साथ साथ, बाकी चीज नहीं देख पाओगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, राइट। अब देखना, सबसे पहले आप अपना जब एसएफएम का एग्जाम दे दोगे, एसएफएम का पेपर दे के आओगे, तो उसके बाद यार एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, प्लीज 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 मार्क माई वर्ड्स, प्लीज पेपर का डिस्कशन मत करना। हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेपर का डिस्कशन मत करना। एसएफएम का पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपको लग रहा है मेरे 80 आ जाएंगे, कीप दैट एक्साइटमेंट अप टू योरसेल्फ, डोंट बी सो एक्साइटेड, दैट इज गोइंग टू ruin योर ऑडिट पेपर। एसएफएम का पेपर बहुत खराब हुआ, आपको लग रहा है फेल हो जाओगे, तो भाई अभी के लिए अपने जो टीयर्स हैं, अपने जो आंसू हैं, अपने जो इमोशंस हैं, उसको संभाल के रखो, बिकॉज क्या पता एसएफएम में आप 40 नंबर लाके पास हो जाओ, लेकिन ये जो टीयर्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये जो आंसू हैं, इसकी वजह से वो आपका इतना समय ले जाए कि आपका ऑडिट खराब हो जाए। डोंट डिस्कस द पेपर विथ योर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी अपने दोस्तों के साथ पेपर डिस्कस ना करें, एसएफएम का बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, क्या हुआ कैसे हुआ, बिकॉज यार टाइम नहीं है अपने पास, हर एक सेकंड क्रूशियल होगा उस टाइम। आपका टारगेट होना चाहिए 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ, तुरंत मेरे को क्या करना है भैया, अपने घर पहुंचना है, 5:30 5:40 तक अपने घर पहुंचना है, मेरे को कुछ खाना है, जस्ट मंथ समथिंग, राइट, एंड देन जस्ट गो फॉर स्लीप, जस्ट स्विच ऑफ योर मोबाइल, जस्ट गो फॉर स्लीप। और मेरे को 7 बजे तक शांति से सोना है, 7 बजे उठना है, और उसके बाद बस पढ़ना स्टार्ट करना है, और रात को जब तक है जान मेरे को पढ़ाई करनी है। और याद रखिएगा वो नाइट आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ज्यादातर लोग उस रात को गवा देते हैं। घर पहुंचते हैं 5:30 बजे तक, फिर दोस्तों के साथ डिस्कशन चालू रहता है, और करते करते 6 साढ़े 6 7 बज जाते हैं, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। आपको 5:30 बजे या मैक्सिमम 5:45 या 5:50 तक सोने चले जाना है, और प्रॉपर 1 घंटे का स्लीप लेकर 7 बजे आपको उठना है, ठीक है ना, प्रॉपर 1 घंटे का स्लीप लेकर 7 बजे उठना है। एक चीज और, जो आपका पिछला एग्जाम होगा एसएफएम का, मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप आपको लेना ही लेना है, ये रूल हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। एसएफएम के एग्जाम में आपने अगर 4 घंटे का स्लीप लेके आप एग्जाम में गए, ऑडिट आप बर्बाद करने वाले हो मेरा, बिकॉज प्रैक्टिकली फिर आके 1 घंटे का स्लीप आपके लिए इनफ नहीं होगा। तो प्लीज डोंट डू दैट, हर एग्जाम के अंदर 6 घंटा सोना ही सोना है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब आपको क्या करना है सर, 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मान लीजिए 12:30 या 1 PM तक आपने पढ़ना है, कोशिश करना है कि 12:30 तक अपने को पूरा वाइंड अप करना है। तो 5.5 आवर्स का समय है आपके पास, 5.5 घंटे का। उस 5.5 घंटे में से मान लीजिए 20 मिनट का आपका स्टडी ब्रेक हो जाएगा, जो भी डिनर ब्रेक हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव दैट टाइम ऑफ 5 आवर्स और 5 hours 20 minutes। अब सबसे पहले आता है प्रोफेशनल एथिक्स। मैंने प्रोफेशनल एथिक्स यहां पे लिखा है 3 hours, बट दैट इज ऑन ए वेरी वेरी हायर साइड। आपको प्रोफेशनल एथिक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 hours में रिवाइज करना है। कितने टाइम में रिवाइज करना है? 2.5 hours में रिवाइज करना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, 2.5 hours में कर लीजिए। पहले वो टॉपिक्स करिए जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है। आपको पता है सपोज कि शेड्यूल्स आपने 12 बार ही करा है, 1000 बार करा है, तो पहले यार ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स का जो न्यूली इंसर्टेड टॉपिक है, जो सी एक्ट वाला पार्ट है, रेगुलेशंस वाला पार्ट है, गाइडलाइंस वाला पार्ट है, उसको देख लो फटाफट 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल्स वाले पार्ट में चले जाओ। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर यू कैन जस्ट रेफर माई रिविजनरी वीडियो ऑफ 55 minutes, या फिर यू कैन हियर माई ऑडियो क्लिप ऑफ 40 minutes। तो उससे क्या होगा कि एक बार आपका पूरा चैप्टर का सिनॉप्सिस मिल जाएगा आपको 40 मिनट में, फिर आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रिकी क्वेश्चन जो आपने पहले किया है आपको मार्क करके रखना है कि अच्छा मुझे इस जगह प्रॉब्लम आया है, सो दैट आप क्या करोगे, कोई भी रेलिवेंट क्लॉज पर होगे या रेलिवेंट शेड्यूल पर होगे, तो अकॉर्डिंगली उसका वो ट्रिकी क्वेश्चन साथ साथ में क्या कर लोगे, गो थ्रू कर लोगे, राइट। तो प्रोफेशनल एथिक्स आपने कंप्लीट कर लिया 2.5 घंटे। उसके बाद कंपनी ऑडिट, और कंपनी ऑडिट से सारे रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि कारो 16 कंपनी ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक है, एलएलपी ऑडिट कंपनी ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक है, सीएफएस और कंपनी ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक है, एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर कंपनी ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक है। कंपनी ऑडिट इज अ टॉपिक मुझे पता आपने हजारों बार कर रखा होगा, कारो 16 अपने हजारों बार कर रखा होगा। एलएलपी ऑडिट न्यूज लेवल्स वालों के लिए है, 5 मिनट का टॉपिक है। ऑडिट ऑफ सीएफएस 10 मिनट का टॉपिक है, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर 10 मिनट का टॉपिक है। तो आराम से ये सारा कुछ 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। तो ये आपने कवर कर लेना है ऑन द सेम डे, और फिर बिना टाइम वेस्ट किए जाके प्रॉपर्ली सो जाना है, 6 से 7 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना है। अब अगले दिन क्या करना है, आपने मान लीजिए सुबह 6:30 बजे उठ जाना है, 6:30 उठ जाओगे, और 6:30 उठकर फ्रेश वगैरह होकर 7 बजे तक पढ़ने बैठ जाओगे। अब 7 बजे से 1 बजे तक का जो ब्लॉक है उसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। इस ब्लॉक में मैंने एक आधे घंटे का ब्रेक रखा है, 30 मिनट्स का ब्रेक रखा है, और 30 मिनट्स का ब्रेक जो है वो तो एक ब्रेकफास्ट ब्रेक है। उसके अलावा जब भी मन करे, जब भी थकान हो रही हो, जस्ट टेक ए 5 minutes पावर नैप, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नैप। मैं भी यही करता था, 5 मिनट का पावर नैप लेना है। मेडिटेशन यूज करो, थकान हो रही है, ब्रेक लोगे बहुत टाइम लग जाएगा, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट फोकस ऑन वन पार्टिकुलर थिंग एंड रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन ब्रीथिंग,
थकान हो रही है, जस्ट फोकस ऑन ब्रीथिंग, सांसों में फोकस करो, राइट तो उससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एडवाइस करूंगा कि सुबह उठकर आप छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ निपटा लीजिए। पीयर रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंगली ये जो टॉपिक है, ये जो शेड्यूल है, ये खास करके आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कस्टमाइज्ड है, बिकॉज पीयर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स हैं इसमें, तो मैंने पहले इनकॉर्पोरेट कर दिया है इसको, वरना बाद में इनकॉर्पोरेट करता हूं नॉर्मली। प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, इसलिए इसको सबसे पहले इनकॉर्पोरेट कर दिया था। तो पीयर रिव्यू मैक्सिमम 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। फिर पीएसयू ऑडिट आधा घंटे का टॉपिक है, कर लो, आ जाता है नॉर्मली ये क्वेश्चन। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल ऑडिट रेगुलेशंस लॉ में भी एप्लीकेबल है आपके लिए न्यू सिलेबस के अंदर। तो 1 घंटा लगना चाहिए, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर लीजिए। उसके बाद अपने को करना है, अब स्टैंडर्ड स्टार्ट करना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स मैंने एकदम स्टार्टिंग में नहीं दिया, वरना क्या होता है कि यार बहुत समय उस चीज में निकल जाता है, इसलिए अब तक अब आपने क्या है कम से कम 40 नंबर का कवरेज कर चुके हैं ऑलरेडी बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड्स। अब सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स में से 700 सीरीज कर लीजिए, मैक्सिमम 1 घंटा। 6 स्टैंडर्ड्स का सीरीज है, मैक्सिमम 1 घंटा। रिपोर्टिंग सीरीज है, आप क्योंकि कंपनी ऑडिट कर रहे हो, पिछले रात को ही आपने किया है, आपके लिए आसान होगा। फिर ऐसे 600 का सीरीज कर लीजिए, 3 ही स्टैंडर्ड्स है, मैक्सिमम आधा घंटा, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एक आधे घंटे का ब्रेक ले लें, 30 मिनट्स का ब्रेक ले लें, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ ले लें। प्लीज हैव ए लाइट ब्रेकफास्ट, डोंट टेक एनीथिंग हैवी, राइट। इफ पॉसिबली टेक सम फ्रूट्स एंड समथिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे 500 का सीरीज, और ऐसे 500 सीरीज में लगना चाहिए मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा। जब आप 500 का सीरीज करोगे तो एक चीज आपको बता दूं, ज्यादा फोकस आपका जो रहना चाहिए वो ऐसे 550 से लेकर 570 तक रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो 3 स्टैंडर्ड्स हैं इसमें आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए 550 से लेकर 570 के बीच। उसके अलावा बाकी सब स्टैंडर्ड्स के आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड में क्या रेलेवेंट पॉइंट है। इफ यू आर फॉलोइंग माय कॉन्सेप्ट, वो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में दिया है। इफ यू आर फॉलोइंग सम बल्की एंड डिस्क्रिप्टिव बुक, देन इन दैट सिचुएशन इन एवरेज स्टैंडर्ड यू शुड नो कि विच आर द पॉइंट्स दैट आर मोर रेलेवेंट फॉर एग्जाम। अब ये शेड्यूल अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बजे तक। अब आप क्या करोगे, 1 घंटे का ब्रेक ले लोगे। 1 घंटे के ब्रेक में एक लाइट लंच लीजिए। याद रखिएगा आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है लंच में, वो 10 मिनट लगाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद आपको 40 मिनट रेस्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2 से 5 के एक स्लॉट है, अब ये 2 से 5 के स्लॉट में आपको पढ़ाई करनी है, आपको रेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आपका एग्जाम भी 2 से 5 के स्लॉट में है, तो आपको हैबिट बनानी है उस चीज की, इसलिए मैंने रेस्ट का टाइम से पहले दिया है, 2 से 5 के बीच नहीं दिया है। तो 2 से 5 के स्लॉट में व्हाट द टॉपिक्स आई हैव केप्ट फॉर यू इज इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट, 30 से 45 मिनट लगना चाहिए। ऐसे 400 का सीरीज, 3 ही स्टैंडर्ड का सीरीज है, 30 मिनट लगना चाहिए। ऐसे 200 एंड ऐसे 300 का सीरीज, ऐसे 300 जो ऑडिट प्लानिंग रिस्क असेसमेंट का सीरीज है, और ऐसे 200 का जो सीरीज है अपना अलॉन्ग विद द रिलेटेड चैप्टर्स, जैसे ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग 15 मिनट लगेगा, रिलेटेड चैप्टर है। इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल अगर स्टैंडर्ड्स के साथ ही कर लोगे, ऐसे 300 सीरीज के साथ ही कर लोगे, तो मैक्सिमम 45 मिनट लगेगा, इजिली हो जाएगा, राइट। तो आपको ये ऐसे 200-300 सीरीज अलॉन्ग विद दिस रिलेटेड चैप्टर्स आपके लिए जो मैंने टाइम अलॉट किया है 2 घंटे किया है। रीजन क्या है, बिकॉज सीए फाइनल के अंदर मैं आपको बता दूं ऐसे 200 में आपको टाइम नहीं लगाना है, ऐसे 200 में एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे 200 को आपको ऊपर से देखना है 5 मिनट के अंदर। ऐसे 220 में सीए फाइनल में आने के चांसेस सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर वाले पॉइंट से रहते हैं, तो सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर वाले पॉइंट पर फोकस करना है, बाकी ऊपर से देखना है 5 मिनट में। ऐसे 230 जो डॉक्यूमेंटेशन वाला स्टैंडर्ड है उसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है सीए फाइनल लेवल पे, बाकी इंटर के लेवल के मतलब की चीज है। तो अगेन वो आप बहुत कम टाइम में निपटा सकते हो। ऐसे 260-265 छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, मुश्किल से आपको 10 मिनट लगना चाहिए उनको कंप्लीट करने में, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप स्टैंडर्ड को प्लान्ड मैनर में करते हो। वो आपके ऊपर आप कितना प्लान्ड मैनर में करते हो। उसके बाद अगर बात करें, अब आप क्या करोगे, 2 से 5 हो गया, अब 1 घंटे का ब्रेक लोगे, स्नैक्स खाओगे, एग्जैक्टली वही ब्रेक जो आप सीए एग्जाम के शेड्यूल के बाद भी लेने वाले हो, सेम चीज मैंने आपको यहां पे दिया है, सो दैट यू जस्ट फ्रेम ए हैबिट। अब 6 से 8 बजे तक आप पढ़ाई करोगे। 2 चैप्टर रखे मैंने यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड एनबीएफसी। तो कुल मिलाकर ये दोनों चैप्टर्स आपको 2 घंटे में कर लेने हैं। किस टॉपिक में कितना टाइम लगाओगे आप वो चीज देख सकते हो। फिर आपको 1 घंटा ब्रेक लेना है, डिनर कर लेना है, डिनर 10 मिनट में करना है मैक्सिमम, फोन में बात वगैरह नहीं करना, और आपको 40-45 मिनट क्या करना है सर, रेस्ट लेना है, राइट। तो अब 9 बजे के अराउंड क्या करना है, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है दोबारा से। तो अगेन व्हाट आर द टॉपिक्स यू हैव टू डू नाउ। तो अब देखिएगा जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं वो वाले टॉपिक्स कर लेंगे जो उनके लिए एक्सक्लूसिव है, और जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं वो वाले टॉपिक्स कर लेंगे जो उनके लिए एक्सक्लूसिव है। तो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स कैन डू द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्वालिटी रिव्यू, फॉरेंसिक ऑडिट। ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स कैन डू कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, साबन-ऑक्सले एक्ट, राइट। और ये 2 घंटे में आपका हो जाना चाहिए। तो देखना 11 बजे तक लगभग हमने 90% ऑफ ऑडिट निपटा दिया है, ठीक है।
अब मैं चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ कि यार तुम एक काम करो 11 to 12:30 या 1 बजे तक जाके बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट कर लो। आई विल नॉट एडवाइज यू डेट। कुछ टॉपिक्स मैंने इंटेंशनली लास्ट डे मॉर्निंग के लिए रखा हुआ है। अभी मैं क्या एडवाइस करूंगा कि 11 से 12 बजे का जो टाइम है उसको आप अपना बफर टाइम लेके चलो। क्या लेके चलो? बफर टाइम लेके चलो। तो ये 11 से 12 बजे के टाइम में कोई टॉपिक छूट गया आपके शेड्यूल से, आप उसे कवर अप कर लीजिए। या फिर आपको किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है तो उस टॉपिक को वॉइस क्लिप्स के थ्रू रिवाइज कर लीजिए। राइट, सो दैट इज समथिंग आई विल एडवाइज यू। उसके बाद आप सो जाइए, 6 से 7 घंटे का प्रॉपर स्लीप लीजिए, सुबह 6 बजे तक उठ जाइए और 6:30 तक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम डे में सबसे पहले आप टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट कीजिए, दैट इज द ऑडिट ऑफ फिजिकल लॉज इन योर स्टडी मटेरियल। बिकॉज यहाँ पे क्लॉज नंबर्स होता है, फॉर्म 360 का पार्ट है, जनरली बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने एग्जाम के दिन आपको सुबह सुबह का टाइम में दिया है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिट ऑफ फिजिकल लॉज 1.5 से 2 आवर्स लगेगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर अप कर लीजिए। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग मैंने लास्ट के लिए दिया है, बिकॉज ये 2 टॉपिक्स क्या है, बल्कि बहुत है, दिस आर वेरी बल्कि टॉपिक्स। बट आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स इससे ज्यादा आ रहा है। पीएसयू ऑडिट से भी 4 नंबर आ जाता है आने को, एनबीएफसी ऑडिट से भी 4 नंबर आ जाता है और बैंकिंग इंश्योरेंस से भी आपको 5-6 नंबर ही देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कंपैरेटिवली वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो इंश्योरेंस बैंकिंग लास्ट के लिए रखिए, जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग करना है। टाइम कम बच रहा है कोई बात नहीं, अपने को सिर्फ एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस देख लेने हैं, मैं इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करा दूंगा, वो देख लेने हैं। किस्मत साथ हुई तो वहां से आ जाएगा, और कितना भी अच्छे से कर लो, किस्मत साथ हुई अगर अंदर से क्वेश्चन आएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर इन दिस टॉपिक्स। तो इंश्योरेंस बैंकिंग के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट में रखो, आई विल नॉट एडवाइस यू कि आप पहले करो इन टॉपिक्स को। उसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आप 10-15 से स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशंस। 11 या 11:15 तक आपको क्या करना है, एक तो 2 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स करने हैं, जो करंट अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स है प्लस जो प्रीवियस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट्स है। सारे सेक्शन नंबर्स रिवाइज कर लेने हैं, जो भी रेलिवेंट सेक्शन नंबर्स है, जैसे कि कंपनी ऑडिट में सेक्शन नंबर्स दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, हालांकि ऑडिट से ज्यादा लॉ के लिए पॉइंट रेलिवेंट है, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे नंबर्स हैं, सारे ऐसे नंबर्स, ऐसे का नाम और नंबर, ऐसे का नाम और नंबर देख लो, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज नंबर्स देख लो, टैक्स ऑडिट के क्लॉज नंबर्स देख लो, जस्ट गो थ्रू दोज। लास्ट मोमेंट में कर लेते हैं वो चीज, एग्जाम में क्या होता है कि जाते ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और फिर फाइनली आप क्या करो, मैं एडवाइस करूंगा कि आखिरी का जो 1-1.5 घंटा बचता है ना, उसके अंदर आपको क्या कर लेना चाहिए, प्रैक्टिकली व्हाट आई डिड, आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, लॉ का पेपर बाकी था, मेरा पूरा वाइंडिंग अप और फेमा बच गया था और 1.5 घंटे का समय बाकी था। मैं चाहूं तो वाइंडिंग अप और फेमा कंप्लीट कर सकता था, मैंने वैसा नहीं करा। व्हाट आई डिड इज, मैंने बस पेज नंबर्स टर्न करना स्टार्ट कर दिया लॉ में, स्टार्टिंग से एंड तक मैंने पेज नंबर्स टर्न कर डाले। पेज नंबर्स आप टर्न करते हो तो आपको देख के पता चलता है ये पेज तो आता है, 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 इस पेज में थोड़ा रीड कर लेता हूं, यहां भूल रहा हूं, यहां थोड़ा रीड कर लेता हूं। और इस तरीके से पेज नंबर्स टर्न कर करके मैंने पूरा लॉ 1.5 घंटे में रिवाइज कर लिया। फेमा से क्वेश्चन आ गया पीआरआई टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर मैं कंफर्टेबल था, मैं एग्जाम में लिख के आ गया, बिकॉज पहले से अच्छे से कर रखा था। वाइंडिंग अप का 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, बट हुआ क्या, बाकी पेपर मेरा बहुत अच्छे से हो गया, बिकॉज वो लास्ट मिनट के अंदर मैंने क्या करा था, पेजेस को गो थ्रू कर लिए थे। सो दैट इज व्हाट आई एडवाइस। एक टॉपिक छूट रहा है, छूटने दो, 5-6 नंबर छूट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आखिरी के 1.5-2 घंटे में अगर आप पेजेस टर्न कर लोगे ना, और सारे ये जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस नंबर से ये देख लोगे ना, बिलीव मी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स बाय 10 और 15। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम 12-12:30 बजे तक, लास्ट 12:30 अपने स्टडीज को वाइंड अप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वाइंड अप कर दीजिए। 12:30 वाइंड अप कर दीजिए, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लीजिए, जो भी आपके घर का रिचुअल है, दही खाना है, और उसके बाद एग्जाम हॉल के लिए आप निकल जाइए। राइट, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेके जरूर जाइएगा, बिकॉज दे मैटर अ लॉट टू यू। सो जस्ट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, लिव फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर टाइमली। एग्जामिनेशन सेंटर जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंचने के बाद, टाइमली पहुंचने के बाद 15-20 मिनट पहले एटलीस्ट रिलैक्स करें। इफ पॉसिबल जस्ट फाइंड अ स्पॉट एंड मेडिटेट फॉर सम टाइम, दैट इज मोर एडवाइजेबल। देन जस्ट गो इन द एग्जाम हॉल। 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, अपने क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए। याद रखिएगा 2 ही सिनेरियो हो सकता है, या तो पेपर इजी आया है या तो टफ आया है। पेपर अगर बहुत ज्यादा इजी आया है, डोंट बी ओवर एक्साइटेड, गलतियां करोगे एक्साइटमेंट में। पेपर अगर बहुत ज्यादा टफ आया है तो डरने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है, पूरे देश के लिए टफ आया है, आपके लिए भी टफ आया है। कितना भी पेपर टफ हो, 40 नंबर तो आपके जोन का होगा। 40 नंबर तो नहीं, ऐसा तो नहीं है 40 नंबर भी नहीं होगा। पहले आप उस 40 नंबर पे फोकस कर लो, 40 में 30 आ जाएंगे, फिर 60 मार्क्स में अपने आप ही 20-25 ले आओगे, 50-55 आ जाएंगे। लेकिन पैनिक हो जाओगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे, तो डोंट डू दैट। राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। एक चीज और याद रखिएगा, रादर देन जस्ट गोइंग बाय कि मेरे को 100 नंबर कैसे भी लिख के आना है, अगर आप 80-85 मार्क्स भी अच्छे से लिख के आते हो,
क्वालिटी के साथ लिख कर आते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट गुड मार्क्स। सीए फाइनल के अंदर द डिमांड क्वालिटी आंसर्स, यू विल जस्ट फिल द आंसर्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो 80 मार्क्स लिख के आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा लिख कर आए। 80 मार्क्स पहले अच्छे से कवर अप कर लें। 15 मिनट, अब 15 मार्क का जो टॉपिक है आप बनाकर भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, वहां 2-3 नंबर भी आ गया तो आपका काम चल जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आई विल प्रे टू गॉड दैट आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशंस दें। एक इंपॉर्टेंट चीज और यार, ऑडिट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट मत करना, घर फटाफट भाग जाना, बिकॉज अगला एग्जामिनेशन फिर से हमारा ही सब्जेक्ट है, लॉ का है, राइट। सो अकॉर्डिंगली प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज अपने को अगले टॉपिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अगले एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकूं, राइट। ये जो जुलाई 21 के एग्जामिनेशन है, शेड्यूल में मेरे खुद के मैरिज हैं, बट फिर भी अपने मैरिज से ऊपर मैंने जो प्रायोरिटी दे रखी है वो बच्चों को दे रखी है। तो मैरिज के लिए मैं 10% टाइम डिवोट करता हूं और बाकी 90% टाइम आज भी बच्चों के ऊपर डिवोट करता हूं। तो यार आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी इस चीज को प्रायोरिटी में लें और बहुत अच्छे से एग्जाम्स देकर आएं। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू और टेक केयर। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं, सीए सानिध्य सराफ। ज्यादातर सारे यूजफुल रिसोर्सेज मैं वहीं पर शेयर करता हूं, ये पीडीएफ फाइल भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर मेरा जो वेबसाइट अपनामेंटर.com वहां मिल जाएगा। अपनामेंटर.com में फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और भी काम के रिसोर्सेज हैं जो आपको अपने लिए मिल जाएंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियोस को एटलीस्ट लाइक कर देना यार, उस चीज में कंजूसी मत करना।